हेलो दोस्तों, हमारे पॉलिटी के लेक्चर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश काल के अधिनियम। उसमें हम 1793 के चार्टर एक्ट तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 1909 का एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे, हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे और उसके बाद में 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो है ब्रिटिश काल के अधिनियम आज खत्म हो जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ती हूँ 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये एक्ट भी इम्पोर्टेंट है। ये वही एक्ट है, इसी एक्ट ने कांग्रेस की जो है विभाजन किया था। गरम दल और नरम दल में जो लड़ाई हुई है, क्योंकि नरम दल को ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि हम देश के अंदर जो है वो सुधार लेकर आएंगे और उनको ही लालच दिया। और अब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या सुधार लेकर आए। इसे मार्लिमेंटो सुधार भी कहा जाता है। इस समय राज्य सचिव होते थे, ये ब्रिटेन में बैठा करते थे, वो थे लॉर्ड मॉडले। और लॉर्ड मिंटो थे, ये थे वाइसराय थे, इसलिए इसे पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। और इस समय जो है वो केंद्रीय विधान परिषद जो थी और प्रांतीय विधान परिषद है, दोनों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। और सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई है, लेकिन इन्होंने सेंटर के अंदर आधिकारिक सदस्यों का बहुमत रहा है। आधिकारिक यानी जो सरकार की तरफ से नियुक्त होते थे सदस्य, ये निर्वाचित नहीं होते थे, नियुक्त होते थे। सेंट्रल में उनका बहुमत रहेगा, लेकिन प्रांतों के अंदर इन्होंने गैर आधिकारिक सदस्यों का बहुमत बढ़ा दिया। यानी कुछ ज़्यादा किया नहीं, सिर्फ संख्याएँ बढ़ाई गई हैं, सेंटर में इन्हीं का बहुमत रह रहा है। तो ये एक्ट आने के बाद नरम दल वाले निराश होते हैं। और इसके अलावा इसमें किया गया अनुपूरक प्रश्न पूछने, यानी आपने एक प्रश्न पूछा, अब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन होता है ना, कि आपने कोई प्रश्न पूछा कि भई फलाना कोई चीज़ है, इसमें कितना पानी हुआ, कितना लगा, कितना पैसा लगा, अब उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना तो आप वो भी पूछ सकते हैं, पहले ऐसी अनुमति नहीं थी। अब बजट में प्रस्ताव लाने का भी अनुमति दी गई है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। वाइसराय और गवर्नर की जो कार्यकारिणी थी, वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जैसे आज हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री की काउंसिल होती है, जो मुख्यमंत्री काउंसिल जो निर्णय लेती है प्रधानमंत्री की, उसके अंदर पहली बार जो है भारतीय शामिल हुए थे। इंडियंस को इसमें पहली बार शामिल किया गया और वो शामिल होने वाले पहले थे सत्येंद्र सिन्हा साहब थे। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं से भारत के अंदर सांप्रदायिकता की नींव पड़ी है। जो देश का जिससे विभाजन होता है हमारा, वो नींव यहीं पड़ी है। पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिमों को दिया गया पहली बार। अब पृथक निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या होता है? जैसे रिजर्वेशन तो आज भी हम देते हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन इलेक्शन में रिजर्वेशन देना, पृथक निर्वाचक मंडल देने में, दोनों में अंतर होता है। जैसे हमारे यहाँ आज एक एससी के लिए सीट कोई रिजर्व कर दी गई कि एक एससी है, लेकिन एससी के कैंडिडेट को वोट तो सभी लोग कर रहे हैं ना, उस क्षेत्र की उस सीट के सभी लोग वोट करेंगे। लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल में ये होगा कि जैसे किसी आदमी के लिए, मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व है, तो उसको वोट सब लोग नहीं डालेंगे, उसको सिर्फ मुस्लिम लोग वोट डालेंगे। यानी अब कोई आदमी को अगर सीट चाहिए तो उसको क्या चाहिए? सबके वोट तो चाहिए नहीं, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के वोट चाहिए। तो वो ऐसी बातें करेगा जिससे उसकी कम्युनिटी के लोग उसको वोट दें। तो इससे इंडिया में जो सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला और इंडिया के विभाजन की नींव भी यहीं से पड़ी है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ये भारतीय वायसराय हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ये एक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक्ट इस बैकग्राउंड में आया है 1914 से 1918 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के समय इंडियंस ने अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी जी जगह-जगह घूम गाँव-गाँव घूम के भर्ती करवाते हैं। इंडियंस इतना साथ दे रहे हैं, तो 1917 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि हम इंडिया के अंदर स्वशासन की दिशा में लाने के लिए धीरे-धीरे सुधार करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ब्रिटिश अब की बार जो सुधार करेंगे, हमें डोमिनियन का स्टेटस देंगे। हम ऐसी उम्मीद करके बैठे। अब देखते हैं कि हम कितनी उम्मीद कर रहे हैं और हमें मिला क्या है। इसे मोंटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। पार्लियामेंटो की तरह ही मोंटेग्यू राज्य सचिव है और लेड लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड है वो वाइसराय है। इस समय सबसे जो खास बात है वो ये है कि इस समय केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में सीमांकन किया गया है। यानी जितने सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया कि ये सेंटर के हैं, ये स्टेट के हैं। जो आज भी है, सेंट्रल के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं, वही इस समय किया गया। और प्रांतों में अब इन्होंने किया कि दोहरी शासन व्यवस्था, डुअल गवर्नमेंट कर दी प्रांतों के अंदर। प्रांतों में इन्होंने ये किया कि प्रांतों में जितने विषय थे, पहले तो सारे विषय को सेंटर और स्टेट में बांटा। स्टेट के अंदर इन्होंने विषयों को दो में बांट दिया कि ये तो आरक्षित विषय होंगे और ये हस्तांतरित विषय होंगे। जो रिजर्व वाले आरक्षित है, उनमें तो जो है वो गवर्नर जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी उसकी सलाह से कार्य करेगा। और जो हस्तांतरित किए गए विषय, हस्तांतरित विषयों के अंदर वो उत्तरदायी मंत्रियों से सलाह लेगा। उत्तरदायी मंत्री का मतलब हुआ कि जो लोग जनता से निर्वाचित होके आ रहे, उनसे सलाह लेके काम करेगा, उनकी सलाह के आधार पे। आरक्षित वो अपने पास आरक्षित रख रहा है, उसमें उसको इन मंत्रियों से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इन्होंने क्या किया, ये च अभी देख के लग रहा है कि बहुत अच्छा किया भई हमारे उनकी कुछ तो सुन रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया जो मेन-मेन विषय थे सारे अपने पास रख लिए आरक्षित के अंदर। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने पास रख लिया, सिंचाई का डिपार्टमेंट अपने पास रख लिया। इनको क्या दिया? कृषि दे दी। पशुपालन वगैरह ऐसी क्षेत्र दे दिए, जिनमें बिना फाइनेंस के आप क्या करोगे कृषि में? आपके पास सिंचाई नहीं है तो आप क्या करोगे? तो बहुत ही कम महत्वपूर्ण वाले विषय दे दिए, जिनमें ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी। ये इन्होंने किया स्टेट के अंदर, सेंट्रल में तो वही चल रहा है, कोई उत्तरदायी मंत्रियों का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अब इस समय केंद्रीय जो विधान परिषद है, यहाँ पे 2 चीज़ें की गई हैं। यहाँ पे उच्च सदन और निम्न सदन बनाया गया, जो आज भी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के रूप में हम जो देखते हैं। राज्य परिषद और निम्न सदन विधानसभा कहेंगे हम। लोकसभा को विधानसभा कह रहे हैं उस समय और राज्य परिषद कह रहे हैं राज्यसभा को कह रहे हैं। और इस समय जो है पृथक निर्वाचन मंडल जो 1909 के अंदर मुस्लिमों को दिया गया है उसका विस्तार कर दिया गया है। सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन लोगों के लिए जो इसका विस्तार कर दिया गया। और पहली बार ऐसा प्रस्ताव आया कि प्रांत जो है उसके लिए अलग बजट का प्रावधान किया गया। स्टेट अपना बजट लाएंगे, केंद्र का और स्टेट का अलग बजट लाया जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सब अलग कर दिए गए ना सेंटर और स्टेट के। तो स्टेट को बजट भी अपना लाने का। और इस समय ऐसा प्रधान प्रावधान किया गया कि ये एक्ट जब है इसके 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, वैधानिक आयोग बनेगा, ये समीक्षा करेगा कि इससे प्रावधानों से क्या लाभ हुआ है, आगे क्या सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हुई, अब ये एक्ट आइए देखिए आप 1919 में आया, यानी नेक्स्ट कमीशन कब नियुक्त होना था? 10 साल बाद 1929 में होना था। लेकिन ब्रिटेन की जो सरकार थी, कंज़र्वेटिव पार्टी वहाँ पे है, ये सोचते हैं कि इनको ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम लेबर पार्टी आ जाएगी सत्ता में। तो इन्हें लगा कि लेबर पार्टी का थोड़ा इंडिया के प्रति जो है ना थोड़ा लिबरल रुख था। तो इन्हें लगा कि ये ज़्यादा सुधार कर देंगे इंडिया में, तो ये सोच रहे थे कि हम जाते-जाते हम ही सुधार कर जाते हैं पहले। तो इन्होंने 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन जो है वो नियुक्त कर दिया। अब हम जब है इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी हम साइमन कमीशन को पढ़ेंगे। अब साइमन कमीशन का इंडियंस विरोध करते हैं क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियंस नहीं थे। तो इंडियंस का विरोध था, पहले तो आपने जल्दी नियुक्त कर दिया, दूसरा इंडियंस को एक वो नहीं लिया। आप क्या हमें काबिल ही नहीं समझ रहे हो कि हम भी अपने लिए कानून बनाने के लायक है? अगर कोई हमारे लिए कानून बना रहा है हम खुद ही उसमें शामिल ना हो। 1919 का भारत सरकार अधिनियम के परिणामों की समीक्षा करने के लिए 1927 में बना है। 7 सदस्य वैधानिक आयोग था और इसमें कोई भारतीय नहीं था, मैंने बता दिया आपको। और साइमन कमीशन क्या सिफारिश करता है? इसकी सिफारिशें भी हमें याद रखनी क्योंकि इसकी ज़्यादातर सिफारिशें कुछ संशोधनों के साथ 1935 के अधिनियम में शामिल कर ली गई थी, जो भारत सरकार का अधिनियम आया है। ये सिफारिश करता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली है का चलने दो, इस द्वैध शासन प्रणाली चलने दो और राज्यों में सरकारों का विस्तार करो, थोड़ा जो हस्तांतरित विषय हैं, इनको और दो, आप ट्रांसफ़र करो थोड़ा। और और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत का एक संघ बनाने की बात कही। संघ बनाने की बात हम 1935 के अधिनियम में भी पढ़ेंगे, स्वीकार की गई। संघ का ये था कि जब इंडिया था उस समय ब्रिटिश भारत में एक तो ब्रिटिश इंडिया का इलाका था और एक रियासतें थी कई सारी। रियासतों में ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इनडायरेक्ट कंट्रोल था। तो इन्होंने कहा कि इन सबको मिला के एक ब्रिटिश संघ बनाया जाए कि इंडिया को एकीकृत बनाया जाए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था इसके अंदर। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखते हैं 1935 का अधिनियम। सेम यही है, अखिल भारतीय संघ बनाने का हुआ, लेकिन ये हो नहीं पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसके अंदर रियासतों के शामिल होने को वॉलंटरी किया गया था। वॉलंटरी है कि रियासत की मर्जी होगी तो शामिल होगी, नहीं तो नहीं होगी, आवश्यक नहीं है। अब कौन सी रियासत शामिल होना चाहेगी? कौन सा राजा अपना राज्य छोड़ना चाहेगा? सरदार पटेल ने कितनी मुश्किल से तो एक किया था, तो कैसे होंगे ये? ती इस समय ये कर रहे हैं कि 1919 में तो 2 में डिवाइड कर चुके हैं, सेंटर और स्टेट में हमारे सारे सब्जेक्ट्स डिवाइड हो चुके हैं। अब ये कर रहे हैं 3 सूचियों में डिवाइड कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स को, जो आज भी है। हमारे संविधान में हमने ये प्रावधान लिया है, संघीय, राज्य और समवर्ती सूची। ये जो तीनों में जो डिवाइड किया है, जो आज भी है, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट जो लिस्ट होती है। और एक किया गया कि अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, वो वाइसराय के पास होगी। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है ऐसे जो सब्जेक्ट्स जो सेंटर और स्टेट की लिस्ट में नहीं लिखेंगे। जैसे सेंटर की स्टेट लिस्ट में लिखा जाएगा कि भाई सिंचाई जैसे कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन मामले हो गए, डिफेंस हो गया, सेंट्रल का काम है। राज्य के कौन से विषय होंगे लिखे गए हैं, लेकिन जो चीज़ लिखी नहीं गई, जैसे नए विषय आ गए, जैसे कि भाई सॉफ्टवेयर का मामला आ गया, एआई का मामला आ गया, इसको कौन देखेगा? तो जो चीज़ लिखी नहीं गई है संविधान में वो देखेगा वाइसराय। जैसे आज हमारे संविधान के अंदर हमारे यहाँ सेंट्रल दिखता है, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं सेंट्रल के गवर्नमेंट के पास है। प्रांतों के अंदर अब द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया तो क्या कर दिया गया? अब कर दिया गया कि भाई गवर्नर जो है वो पूरी तरह से जो उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। उत्तरदायी शासन मतलब कि भाई पूरी तरह से जो मंत्री चुन के आएँगे, उन्हीं की सलाह के ऊपर गवर्नर को कार्य करना होगा। आरक्षित विषय का कोई प्रावधान नहीं है, सभी विषयों पे सुननी होगी।
इससे क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हो गया। आपसे पूछ लिया जाए प्रांतीय स्वायत्तता किससे आई है? प्रांतीय स्वायत्तता आई है 1935 के एक्ट के अंदर, और 1919 के अंदर प्रांतों में द्वैध शासन आया है और केंद्र में द्वैध शासन इन्होंने लागू कर दिया। जो स्थिति पहले प्रांतों में थी, से आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में डिवाइड किया गया, ये चीज सेंट्रल में कर दी गई। हालांकि सेंटर में ये चीज लागू नहीं हो पाई है। स्टेट की स्वायत्तता का मामला ये तो लागू हो गया था जब चुनाव हुए थे इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, हो गया था। और इस समय अनुसूचित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जो है इसका विस्तार कर दिया गया। सबसे पहले दिया गया 1919 के अंदर, मुस्लिमों को दिया गया, सिखों, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए विस्तार किया गया 1919 के अंदर, 1935 में विस्तार कर दिया गया अनुसूचित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए। मताधिकार का विस्तार किया गया है इसके अंदर। और इस समय जो है आरबीआई एक्ट आया है 1934 का। हमारी रिजर्व बैंक की स्थापना अभी हुई है 1935 के अधिनियम से, हमारे रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, जो आज रिजर्व बैंक है हमारा। और ये इसी समय यूपीएससी, जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग है, इनकी स्थापना संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त रूप से, जैसे कि राजस्थान के लिए अपना करवाने के लिए जो है भर्ती करने के लिए आरपीएससी है, उसी प्रकार दो या दो से अधिक राज्य, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही कर दिया जाए, एक ही अगर एजेंसी करवाएगी तो संयुक्त हो गई वो। और 1937 के अंदर संघीय न्यायालय बनता है। यही संघीय न्यायालय बाद में जाकर जब इंडिया आजाद हो जाता है उसके बाद भी हम इसे हमारा सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1949 में हम करते, नहीं 1950 है, संघीय न्यायालय से जाना जाता है। और हम कहते हैं कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट के हम पहले भी पढ़ते हैं कि भाई 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट बना था। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट से हमारा आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं बना। हमारा आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो संघीय न्यायालय से बना है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो क्षेत्राधिकार बहुत कम था। इसका क्षेत्राधिकार कलकत्ता, बंगाल जो था वहीं तक सीमित था, पूरे इंडिया पे क्षेत्राधिकार नहीं है। जबकि संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार लगभग पूरे ब्रिटिश इंडिया पे इसका क्षेत्राधिकार है। इससे अगर आपको ऊपर अपील करनी है तो आपको प्रिवी काउंसिल जाना पड़ेगा, जो ब्रिटेन में बैठ रही है, वहां ऊपर अपील हो सकती थी। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सिर्फ संघीय मामलों में था। 1947 का अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन फ्रीडम एक्ट देखते हैं कि भाई जिसके तहत हम आजाद हुए हैं। इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाएगा, संप्रभु राज्य बनेगा और दो संप्रभु डोमिनियन राष्ट्र बनाए जाएंगे, इंडिया और एक पाकिस्तान बनाया जाएगा। यहां से भारत के वायसराय जो इंडिया में बैठ रहे हैं और भारत के राज्य सचिव जो ब्रिटेन में बैठ रहे थे, इनका पद को समाप्त कर दिया जाएगा। और भारत की संविधान सभा, इन्होंने कहा कि भारत की जो संविधान सभा बनी है, भारत की संविधान सभा का गठन तो 1946 में ही हो चुका है। 1946 में चुनाव हुए और दिसंबर 1946 में गठन हो चुका है भारत की संविधान सभा का। हम संविधान सभा को बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इसे किसी भी देश से अपना संविधान लेने, अपना बनाने का अधिकार है। और ब्रिटिश सरकार के पहले का चाहे कोई भी कानून हो, इवन ये जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम है, इसे भी रद्द करने का अधिकार है भारत की संविधान सभा को। भारत की संविधान सभा अपने आप में पूर्ण रूप से संप्रभु है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रियासतों पर। इन्होंने ये भी किया, जो रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता थी इसे समाप्त कर दी गई। पहले जो ब्रिटिश पैरामाउंसी होती थी ब्रिटिश रियासतों के ऊपर, रियासतों ने जब संधि की तो उन्होंने उसकी पैरामाउंसी स्वीकार किया, अब उनकी समाप्त कर दी गई। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी में भी शामिल हो, इंडिया में शामिल होना चाहे या पाकिस्तान में शामिल होना चाहे। भारत के गवर्नर जनरल को, भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब एक नया पद लाया गया, वायसराय को समाप्त कर दिया गया कि भारत का एक गवर्नर जनरल होगा। और प्रांतों का जो गवर्नर होगा ये संवैधानिक प्रमुख माना जाएगा, बाकी आपका संविधान डिसाइड करेगा, आप जाने। और भारत का सम्राट, ब्रिटिश की जो, ब्रिटेन की जो महारानी, ब्रिटेन का जो राजा होते थे, उनकी उपाधि लगती थी, उनके नाम के आगे लगता था क्राउन ऑफ इंडिया लगता था। ये जो शब्द है उनकी उपाधि से हटा दिया जाएगा, ये लिखा गया इसके अंदर। और हमारी आजादी के बाद में लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ये लास्ट वायसराय भी थे इंडिया के और प्रथम गवर्नर जनरल भी बनते हैं स्वतंत्र भारत के। लेकिन ये पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन कौन था, इंडियन कौन था जो गवर्नर जनरल बना हमारी स्वतंत्रता के बाद, वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये बने थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और इनके बाद में हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और इस दिन ये हैंडओवर कर देते हैं और हमारे राष्ट्रपति बन जाते हैं। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं हमारे राष्ट्र के प्रमुख। तो हमारा राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया जाता है हमारा संविधान लागू होते ही। इसके साथ ही हमारा आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे लेक्चर को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और इस लेक्चर की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।